स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग ICS पर। टुडे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो हम एक करंट अफेयर की जो हमने सीरीज चला रखी है, जिसमें कल हम 3 टॉपिक की बात मैंने आपके समक्ष करी थी। नंबर 1 जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की बात करी थी, और उसी के साथ में मैंने बात करी थी आपके साथ सेतु की। सेतु के साथ ही हमने क्या देखा था, नीति आयोग भी साथ में डिस्कस किया था। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कैंपा। बेसिकली कैंपा से पहले आप एक चीज समझेंगे। कल हमने जाइका की बात करी थी, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार व जाइका के बीच, यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के बीच, अभी तक हमने देखा ये किसके ऊपर कार्य कर रही थी, सिर्फ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और नेक्स्ट हमने देखा था किसके ऊपर कर रही थी, डिसास्टर मैनेजमेंट भी इसके द्वारा, यानी डिसास्टर के ऊपर। एक पॉइंट कल हमने देखा था, इसमें हमने देखा था लाइवलीहुड। बेसिकली लाइवलीहुड क्या है, बेसिकली इसे कहते हैं आजीविका। आजीविका पर भी काम कर रही थी। आजीविका को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्ट्रीट वेंडर है, यानी कोई ठेली चलाता है, या कोई नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, कोई किसान है, या कोई अन्य कार्य कोई भी करके अपने घर का भरण पोषण करता है, तो वो उसकी आजीविका का साधन है, यानी वो उसकी आजीविका है। अगर कोई फल की ठेली लगाता है तो उसकी आजीविका का साधन क्या है, बेसिकली वो फल की ठेली है। ये बात आपको ध्यान रखनी, लाइवलीहुड बेसिकली इसकी बात करते हैं। तो इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार और जाइका के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है, और इनके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा, किस पर, बागवानी पर। बागवानी पर, ठीक है, बागवानी पर कार्य किया जाएगा। बागवानी में बेसिकली क्या कार्य किया जाएगा, पहले क्या होता है कि आपने एक टर्म सुनी होगी, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कार्य पहले छोटे स्तर पर करके देखा जाता है, यदि उसमें हमें हमारी उम्मीदों के अनुरूप सफलता मिलती है तब हम उसे बड़े स्तर पर करके देखते हैं। तो बागवानी में बेसिकली जो समझौता हुआ है दोनों के बीच, बागवानी में बेसिकली कौन सी फसलें आती हैं, वो आती हैं फल और फूल। और इस पर क्या होगा कि इन फसलों के लिए, यानी फल और फूल, इससे संबंधित जो भी फसलें होंगी उन पर क्या होगा, जाइका क्या हमें प्रोवाइड कराएगा, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल सहयोग। दूसरा, हाँ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारे उत्पाद किस तरीके से compete कर सके, यानी उत्तराखंड के जो फल और फूल हैं, या फिर फल को हमारे यहां से अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसे एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी उसके अंतर्गत अंतर्गत क्या मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, ये जाइका हमें प्रोवाइड कराएगा। और जाइका आपको पता है कहाँ की कंपनी है, जापान की, जापान की। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जापान जो है टेक्नोलॉजी में वो इंडिया से कहीं ज्यादा आगे है। तो इसी को लेकर इस क्षेत्र में बागवानी पर जो समझौता हुआ है, तो इस क्षेत्र में वो टेक्निकल सहयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्पाद की प्रोडक्टिविटी या उत्पाद की क्वालिटी, उत्पाद की क्वालिटी कैसी हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश इसके द्वारा, या फिर इसको लेकर भी चीजें बढ़ाई जाएंगी। अब ये पायलट प्रोजेक्ट हुआ कहां कहां है, तो ध्यान रखना, इसमें उत्तराखंड के 2 जिले हैं चिन्हित किए गए हैं, नंबर 1 टिहरी और नंबर 2
नैनीताल। ये अब चूंकि जायका हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैंने आपको बताया कि करंट इज नथिंग, करंट इज द आउटकम ऑफ द पास्ट। तो जब हम बात करते हैं जायका की, तो जायका को हमने कल डिटेल में समझा था और क्या क्या कार्य करता है ये भी हमने अच्छी तरीके से देखा था, किस प्रकार से कार्य करता है ये भी देखा था। तो उसी के संदर्भ में हाल ही में उत्तराखंड सरकार और जायका के बीच जो संबंध, जो समझौता हुआ है, तो उसको लेकर हमने बेसिकली बात करी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आएगी। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करते हैं। एक वर्ड हमने, तीसरा टॉपिक हमारा कल क्या रह गया था? कैंपा। ये कैंपा है क्या? बेसिकली कैंपा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी, ठीक है। कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी है। देखो इसे थोड़ा सा आप बेहतर चीजें, क्यों उत्तराखंड में ये अभी चर्चाओं में था, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कहानी कब से शुरू होती है? लगभग लगभग 2002 से शुरू होती है, ठीक है। 2002 से शुरू होती है। इस पर हम आएंगे, उससे पहले थोड़ी सी बात हम हमारी राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत की नई फॉरेस्ट पॉलिसी है, यानी वन नीति है, वन नीति है, वो क्या कहती है कि भारत के 33% एरिया पर, 33% एरिया पर क्या होना चाहिए? वन या वृक्ष होने चाहिए, ठीक है। इसमें भी ये बात करती है कि मैदानी क्षेत्र में 1/3 यानी 33%, और वहीं पर जो हमारे पहाड़ी स्टेट हैं, जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर 2/3 यानी 60% यानी 66% क्या होने चाहिए? बेसिकली वन होने चाहिए। और आप इस चीज को देखेंगे कि हाल ही में अगर हम ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो हमारी आई है, उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी अगर हम देखते हैं तो 21.67 प्लस 3.33, 21 और 3 24, 67 और 30, हाँ, तो लगभग नहीं, ये 4.3, तो 21 और 4 25, 6 3, इसे थोड़ा ये कम होगा, इसे 4/7 कीजिएगा आप, ठीक है। तो 21 और 4 25, लगभग 25.7 और 3 10, 4 और 3 7 8, ठीक है। 25.80 पर ही हमारे यहां क्या है? वन या वृक्ष आवरण है, वन या वृक्ष आवरण है। दोबारा फिर समझें, हम कैंपा की बात कर रहे हैं, कहानी हम 2002 से शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं कि फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है कि भारत के 33% एरिया पर क्या होने चाहिए? वृक्ष या वन होने चाहिए। अब वन और वृक्ष में, वृक्ष आवरण और वन आवरण में क्या फर्क होता है, इसको मैं डिटेल में आपको अलग से जब ISFR डिस्कस करूंगा वहां बताऊंगा। ये डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है, इसे आप गूगल से देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लग जाएगी, हालांकि 25 बिल्कुल श्योर है, 4 भी श्योर है और 21 भी श्योर है। और ये जो 21.47 है ये वनावरण है और ये वृक्षावरण है। अब इनमें दोनों में क्या फर्क है, जब ISFR देखेंगे हम तब देखेंगे। तो ये इसका एक कुछ कॉन्सेप्ट होता है, बेसिकली उस पर कार्य करता है।
तो मैदानी क्षेत्र की बात करता है फॉरेस्ट पॉलिसी 33% पर, और पहाड़ी क्षेत्र की बात करता है 66% की बात करता है। और हमारे यहाँ एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक एक्ट भी है, मैं आपको बताऊं, आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं इसमें। तो जब हम आगे देखते हैं, जब 2002 की बात करते हैं, अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, हो क्या रहा था कि विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में जब हमारे वनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, या फिर सपोज दैट आप ऐसा समझिए कि ये एक्स क्या है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट है। अब ये इस क्षेत्र में लगना है, इस क्षेत्र में क्या है, वृक्ष है, इस क्षेत्र में क्या है, वृक्ष है। तो जब ये प्रोजेक्ट यहां पर लगेगा, अब ये डैम हो सकता है किसी प्रकार का, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट यानी इंडस्ट्री लेवल का एक बड़ा प्रोजेक्ट, कोई संयंत्र हो सकता है एनटीपीसी का या फिर ओएनजीसी का। तो जब ये लगेगा तो ये वृक्ष यहां से हटाने पड़ेंगे। तो यानी ये क्या कहता है, अब फॉरेस्ट पॉलिसी क्या कहती है, 33% वन होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो ऑलरेडी ही 25% है, तो 25% से भी यानी आप नीचे जा रहे हैं। तो कहना यह था बेसिकली कि जब ये प्रोजेक्ट यहां पर इंप्लीमेंट होगा और ये वृक्ष यहां से कटेंगे, तो इसके लिए क्या देगा कि ये प्रोजेक्ट का जो मालिक होगा, प्रोजेक्ट का जो मालिक होगा वो गवर्नमेंट भी हो सकता है प्लस प्राइवेट प्लेयर भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी आप ऐसा मत समझिए कि सरकार जो चाहे कर सकती है, लेकिन सरकार भी क्या करेगी कि अगर वो यहां पर इस प्रोजेक्ट को लगाएगी यानी इस प्रकृति का विनाश करेगी या इस वनों को काटेगी, तो इसके एवज में एक पूल में क्या करना पड़ेगा, उसे पैसा जमा करना पड़ेगा, और उस पूल से उस पैसे का यूज यानी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस क्षेत्र पर जो वन काटे गए हैं इन वनों को दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट यानी दूसरी जगह वनीकरण करना होगा। दोबारा फिर समझे चीजों को कि ऐसा कहा गया कोई एक्स व्यक्ति है, यानी कोई एक्स क्या है, प्रोजेक्ट है, वो इस क्षेत्र में यहां पर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, और ये क्या है, वन का क्षेत्र है। तो जब वन का क्षेत्र है तो वृक्ष काटने पड़ेंगे, जब वृक्ष काटने पड़ेंगे तो क्या होगा कि ये मालिक गवर्नमेंट भी हो सकता है और कोई प्राइवेट भी हो सकता है। तो इसके द्वारा क्या होगा, फंड देना पड़ेगा, फंड देना। वास्तव में इसे शुरू में कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड ही बोला जाता था, हाँ कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड ही बोला, सीएफएफ ही बोला जाता था बेसिकली, बट बाद में क्या हुआ उसको ही कहानी हम बेसिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को स्किप मत करें, देखिए चीजों को समझने में बेसिकली टाइम लगता है और अच्छा समझने के लिए थोड़ा सा समय उसमें देना पड़ता है, तभी चीजें बेहतर समझ में आती है। तो 2002 से ये देखा गया कि सरकारें या प्राइवेट प्लेयर क्या कर रहे थे, इस नियम की अनदेखी कर रहे थे, इस नियम की क्या कर रहे थे, अनदेखी कर रहे थे, यानी वो कंपनसेटरी, कंपनसेटरी मतलब प्रतिपूरक, और अफॉरेस्टेशन मतलब वनीकरण, और फंड मतलब कोष, यानी प्रतिपूरक जो फंड कोष था उसमें इनके द्वारा पैसा जमा नहीं किया जा रहा था, और जहां की ये वन यहां से अगर इनका विनाश कर रहे हैं तो कहीं पर ये लग नहीं पा रहे थे। जब लग नहीं पा रहे थे तो बहुत कई सारे एनजीओ बेसिकली हुआ क्या, कई सारे एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना, कई सारे एनजीओ कहां पहुंचे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो इन्होंने कहा कि देखो प्रकृति का विनाश कर रहे हैं सरकार के द्वारा भी और या फिर जो प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनके द्वारा भी, बट इनके द्वारा प्रतिपूरक यानी वनों की स्थापना नहीं की जा रही है, नहीं की जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया एनजीओ का, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह 2009 में 2009 में 2009 में एक डायरेक्शन या फिर गाइडलाइन जारी की गई कि आपके द्वारा कैंपा कैंपा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, कैंपा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, कैंपा की हम बात कर रहे थे, जो शुरुआत में हमने यहां पर देखा, हम कैंपा की जो बात कर रहे थे, कैंपा कहां से पैदा हुआ, बेसिकली यहां से फिर कैंपा आया। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जो कैंपा होगा, कैंपा एक सेंटर लेवल पर यानी सेंटर कैंपा,
और एक स्टेट कैंपा। स्टेट कैंपा, ठीक है, दो लेवल पर बनेंगे। यानी अगर आप देखते हैं हमारा उत्तराखंड है या फिर कोई अन्य स्टेट है तो उसे देखते हैं हम, प्लस जब हम सेंट्रल लेवल पर देखते हैं तो इंडिया भारत सरकार की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी एक सेंटर कैंपा बनेगा और एक स्टेट कैंपा। यानी ये जो हमने पूल बनाया था, यानी अगर हमने देखा यहां पर कि जब हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसके द्वारा जब वनों को विनाश किया जाएगा तो पैसा दिया जाएगा, और ये पैसा किस में जाएगा, एक, हाँ दिख रहा है, एक पूल में जाएगा, एक पूल में जाएगा, और पैसा पूल में जाएगा तो इस पूल से निकाल के उस पैसे को खर्च किया जाएगा। ठीक है, ये क्या था, वो पूल था। पूल मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार की बास्केट समझिए कि वो पैसा वहां पर जमा है, और इस पैसे से दूसरी जगह, इस पैसे से क्या होगा, दूसरी जगह अब वनीकरण होगा, वनीकरण होगा। बट हमने देखा 2002 में बहुत सारे एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा गया कि ये पैसा जो यहां पर इकट्ठा हो रहा था, यानी हो रहा था, ना तो इसमें ढंग से पैसा दिया जा रहा था, ना उनके द्वारा वनों की प्रतिपूर्ति में वन का वनारोपण किया जा रहा था, और ना ही इस पैसे को ढंग से खर्च किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी 2009 में और कहा आप सेंट्रल लेवल पर एक सेंटर कैंपा यानी केंद्र का कैंपा, और कैंपा की फुल फॉर्म हमने देखी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी, यानी आप कोई एक अथॉरिटी तैयार कीजिए जो स्पेशली इससे संबंधित चीजों को ऑपरेट करे या फिर काम करे। तो इसको लेकर बनाया गया, और इसी तरीके से स्टेट पे भी एक अथॉरिटी बनाई गई। अथॉरिटी को आप ध्यान रखना प्राधिकरण कहते हैं, प्राधिकरण, ध्यान रखना प्राधिकरण अलग चीज होती है और अधिकरण अलग चीज होती है, अधिकरण अलग चीज होती है। इसका जिक्र हमें आर्टिकल 323(1) में मिलता है। तो ये अधिकरण अलग चीज है, ये संविधान में आर्टिकल 300 सॉरी ये संविधान में, ठीक है, अधिकरण अलग चीज है। इंग्लिश में अधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ट्रिब्यूनल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो प्राधिकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अथॉरिटी, अथॉरिटी। यानी ये मैनेज भी करेगी और प्लानिंग भी करेगी, और फिर अथॉरिटी भी है और देखेगी कि उस पैसे को कहां पर किस तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक होगा, इसी को लेकर समय बीता, बात आगे गई, और जब बात आगे गई तो यहां पर लाया गया फिर कैंपा एक्ट। ये कब लाया गया, 2016 में, ठीक है, कैंपा एक्ट। बेसिकली ये देखने में आया चीजें कि समय देखा ये गया कि अथॉरिटी भी बना दी, पहले तो वैसे ही नहीं खर्च हो रहा था, अथॉरिटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी, बट फिर भी देखा गया कि कहीं ना कहीं वो पैसा तब भी खर्च नहीं हो रहा है। तो सरकार के द्वारा फिर एक एक्ट बना दिया गया 2016 में, ठीक है। और आपको पता है एक्ट जब कोई चीज बन जाती है तो कानून का फिर वो बाध्यकारी चीजें हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं फिर उसको इंप्लीमेंट करना काफी मजबूरी हो जाती है, चाहे वो प्राइवेट राज्य सरकार हो चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो। अब इसमें हिलावली बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर कोई कोर्ट जाता है तो फिर उसके संबंध में कोर्ट एक अच्छी गाइडलाइन या फिर अवमानना के तौर पर या फिर अन्य किसी तौर पर कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा डिसीजन दिया जा सकता है जो ना तो केंद्र सरकार के लिए अच्छा होता है ना राज्य सरकार की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि लास्ट में चीजें कहां जाके रुकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके रुकती हैं। और इसी को लेकर कैंपा रूल 2018, ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं करना है। कैंपा का गठन करने का जो डायरेक्शन दी गई सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में दी है, और कैंपा एक्ट 2016 का है इंप्लीमेंट करने के लिए। प्लस किसी भी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके कुछ नियम निर्धारित होते हैं। तो कैंपा जो रूल है वो कब के हैं, 2018 के। अब हम आते हैं उत्तराखंड के ऊपर कि उत्तराखंड में बेसिकली इस चीज को लेकर क्या हुआ। CAG, ये क्या है, कंपरेटर ऑडिट जनरल, ठीक है। आर्टिकल 148 से
151 के बीच इसका जिक्र किया गया है। बेसिकली थोड़ा हम जान लेते हैं कि कंपैरेटर ऑडिट जनरल है क्या। ध्यान रखना कि राज्य की संचित निधि हो या फिर केंद्र की संचित निधि हो, यानी पब्लिक का जो पैसा है, हम जो टैक्स देते हैं या सरकार के पास जो पैसा होता है, उसका उस पैसे की जांच करने का कि वो पैसा सही खर्च हुआ या नहीं हुआ। बहुत सामान्य भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि वो पैसा खर्च हुआ यानी सही जगह खर्च हुआ या नहीं हुआ ये भी देखता है, और खर्च हुआ या नहीं हुआ ये भी देखता, दोनों चीजें देखता है। यानी कोई पैसा सपोज दैट बिल्डिंग बनाने के लिए आया, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्डिंग ना बना के वहां पर उसकी जगह झोपड़ी खड़ी कर दी गई हो, तो ये भी देखा जाता है क्योंकि वो आम जनता के टैक्स का पैसा है। और जब आम जनता के टैक्स का पैसा है तो कहीं ना कहीं वो पैसा जिस प्रयोजन यानी जिस यूज के लिए बनाया गया है तो उस यूज में ही खर्च होना चाहिए, ये बात कही गई। ठीक हो गया दोस्तों? चलिए देखो, जो सीएजी होता है बेसिकली, थोड़ा सा सीएजी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि करंट की क्लास है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं बता देता हूं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, बट हटाया इसे कैसे जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के, कई बार सवाल आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ऐसा नहीं है। इसको हटाया कैसे जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इसको हम संविधान में बात करेंगे, बट आप अभी ऐसे समझे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है इसी तरीके से कैग को हटाया जाता है। सिंपली कोई नोटिफिकेशन जारी किया इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हो सकता है 2-4 मिनट में और खत्म हो जाए, पर आपसे अनुरोध है मेरा कि चीजों को पूरा सुने, पूरा देखें। ठीक है, ये होता है आर्टिकल 150 जो है ये, वो ये कहता है कि कैग के द्वारा राज्य सरकार के खर्च की जांच भी कर सकता है, की जांच भी हो सकती है। ठीक है, और जो विवाद उत्तराखंड के संदर्भ में निकल के आता है वो यहीं से आता है बेसिकली। ठीक है, आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य सरकार के पैसे की खर्च भी जांच कर सकता है। आर्टिकल 150 का मैंने बताया, यानी राज्य सरकार के खर्च, और खर्च मतलब संचित निधि का। अगर कोई नया बच्चा देख रहा हो, संचित निधि बेसिकली है क्या, आप ऐसे समझिए कि जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है वो एक पूल में इकट्ठा होता है और उसे क्या कहते हैं? संचित निधि कहते हैं। संचित निधि के बारे में बेसिकली अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, उसे अलग से हम देखेंगे जब संविधान हम स्टार्ट करेंगे। तो राज्य के खर्च। अब आती है बात कैंपा की, कि कैंपा कैसे हुआ। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि कैंपा के अकॉर्डिंग जो पैसा इस पूल में इकट्ठा हुआ, ठीक है, जो पैसा यहां पर इकट्ठा हुआ, उस पैसे का जो यूज था वो किस में कर लिया गया? बेसिकली ये पैसा होना किसके लिए था? वनावरण यानी या फिर वनीकरण। किसके लिए होना था? बेसिकली वनीकरण के लिए। अफॉरेस्टेशन हमने देखा ना, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। तो यानी ये पैसा किसके लिए यूज होना था? वनीकरण के लिए यूज होना था। बस सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? टेलीफोन गैजेट्स, टैब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें इस पैसे से खरीद ली गई। यानी जो पैसा सरकार को वन के लिए मिला था, क्योंकि हो सकता है दिमाग में ऐसा भी रहा हो कि हमारे यहाँ पैसा कितना था, हमारे यहाँ वन की परसेंटेज कितनी है?
71%। और वन नीति कितने कहती है कि 66%, यानी 5% पहले से है, बाकी वन लगा के क्या करेंगे, तो ऐसा रहा होगा। बट इसी के विपरीत क्या हुआ कि कैग ने खुलासा किया कि जो पैसा वनीकरण के लिए यूज होना था वो कहाँ के लिए यूज हुआ, टेलीफोन गैजेट्स के लिए, टैब्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए। तो ये काफी विवाद का विषय बना था, सरकार में को इसमें काफी फजीयत भी झेलने को पड़ी थी। बट फिर भी चीजों को अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा वन के क्षेत्र में काफी अच्छे कार्य बहुत किए जा रहे हैं। ऐसा कहना अपने आप में पूर्णतः सही नहीं होगा, क्योंकि फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जमाना है, और कहीं ना कहीं चीजें एक बार अगर कहीं वायरल होती हैं तो वो बहुत दूर तक चली जाती हैं। फिर भी सरकार के द्वारा वन के क्षेत्र में काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि सराहनीय भी है और प्रशंसनीय भी है। तो इस तरीके से ये थोड़ा विवाद का विषय बना था, बट फिर भी चीजें क्या रही वो सब आपके सामने है। तो इस वजह से कैंपा अपने आप में क्या बोलते चर्चाओं में रहा था, और इस प्रकार से हम कैंपा को देखते हैं। कैंपा है क्या बेसिकली। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे इसके साथ ही, जो सीएजी हैं वो अपनी रिपोर्ट सेंटर लेवल पे अगर चेक करना है तो राष्ट्रपति को देता है, और अगर स्टेट लेवल पर कोई चीज होनी है तो वो राज्यपाल को देता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसे दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं, दोनों सदनों के पटल पर, और राज्यपाल भी सेम विधानमंडल के पटल पर। अब विधानमंडल को आप ऐसे समझे, अगर कहीं विधानसभा है तो सिर्फ विधानसभा के पटल पर, और अगर कहीं विधान परिषद है तो विधान परिषद के पटल पर भी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। और सीएजी का पथ प्रदर्शक बेसिकली किसे कहा जाता है, पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति को। इसमें 22 सदस्य होते हैं। आप गूगल करके पीएसी के बारे में एक बार पढ़ लेंगे कि सीएजी का मित्र मंडली या फिर पथ प्रदर्शक कौन होता है, पीएसी होता है, जो प्रतिवेदन की जांच में इसका सहयोग करते हैं। तो ये बेसिकली हमने कैंपा के बारे में देखा। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और जाइका के बारे में जो बागवानी हमने आपके समक्ष चर्चा की है, उम्मीद है वो भी आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।